अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। जारियाबाजी साल के पहले छमाही रिपोर्ट में 5% की GDP रिकॉर्ड की गई है और आसाम की NRC की फहरिस्त शाये किए जाने पर मजलिस सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अब्दुल अवीसी ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल में 5% GDP सबसे कम है, जो बीजेपी को वोट देने वालों की आंखें खोल देने के लिए काफी है। बैरिस्टर अवीसी ने NRC पर कहा कि बीजेपी को मुल्क भर में NRC लागू करने के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक लाहासिल अमल होगा। उन्होंने बताया कि आसाम से मुतालिक NRC की खतई फहरिस्त गलतियों का पुलंदा है। कहीं वालिदैन के नाम गायब हैं तो कहीं बच्चों के नाम ही नहीं है। बीजेपी गैर कानूनी तारिकीन वतन का हवा खड़ा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि वहाँ लोग बरसों से इस मुल्क में रह रहे हैं और पैदा भी हुए हैं। उन्होंने फौजी जवान सनाउल्लाह की मिसाल पेश की, इसे गैर कानूनी बाशिंदा करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये गैर कानूनी था तो फिर उसे फौज में किसने मुलाजमत दी थी। देखिए, मैं आज जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है। अब वो झूठ बोल रहे थे या NRC सच कह रही है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। SK सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जब भी हैं, कानपुर के सांसद रह चुके हैं और MOS होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक क्या बोलते हैं मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो ख़त्म हो गया। अभी अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के बीजेपी के लोग को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो। इसीलिए वो कहते हैं हम NRC नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको ख़त्म करिए। इसको आपने गैर ज़रूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। 19 लाख का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और जितने आसाम के मैं अपने हमारे दोस्तों से, ज़िम्मेदार लोगों से बातचीत किया, वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप का नाम आया है, उनके बेटा और बेटी का नाम नहीं आया है। तो मुझे यकीन है कि अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जुडिशियस वे में एक्ट करेगा, आर्बिट्री तरीके में नहीं, तो यकीनन ये नंबर भी और गिरेगा। मगर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। 120 दिन का तो टाइम है अपील करने का, और 19 लाख में 3 लाख ऐसे लोग भी हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, तो वो भी सबमिट करेंगे। मगर आप बताइए कि इसका हल क्या है? कितने मरतबा इस नई सरकार बनने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश के मिनिस्टर से बात की, चलिए देश को बताइए, आपने उनसे पूछा क्या बांग्लादेश से इनका क्या करेंगे आप? वोट लेते वक्त तो आपने कहा था कि दीमक, टर्माइट्स कहा था। हिटलर ने भी कहा था उस जमाने में, यहूदियों को कॉकरोच कहा था, आपने टर्माइट कह दिया। अब बताइए, आपने जब बांग्लादेश के मिनिस्टर से 2 मरतबा आपने बातचीत की, इस मसले को उठाया आपने, और अब फिर आपके आसाम के लोग मुतमईन नहीं है और आप कह रहे हैं पूरे देश में लाएंगे। देख लिए, ये इससे सबक हासिल करिए, ये आपको आईना दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना, जो उनको अरे ये देखिए, बीजेपी को हम कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, पढ़ो, देखो इसको, जो NRC आया आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था। ये तो आप तो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। आप क्या बीजेपी मुतमईन है NRC से? चलिए कहिए, बताइए। बीजेपी के बड़े मंत्री अब परेशान हैं, सर को हाथ लगा के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। NRC के फाइनलिस्ट आने, बीजेपी खुद परेशान है। आप इसको मत करिए। इस आसाम का आप देख चुके हैं, इसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं तो आप ही को शर्मिंदगी होगी, आप ही को पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगा। कहाँ निकलेगा ये सब? आपने पूरा एक जंगल को, एक कहावत है अंग्रेजी की, पूरा जंगल को जला दिया एक चूहे के लिए। आपने क्या निकला? आपको पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाए आप। ये 19 लाख में नंबर और कम होगा देखना आप। मगर उसके बावजूद भी इतने लोग क्या करेंगे आप?
खुद सरकार कह रही है कि ये लोग फॉरेनर्स नहीं है, जिनका नाम नहीं आया फॉरेनर्स नहीं है, इनको 120 दिन का टाइम है, सरकार कह रही है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करेगा, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप? कहाँ रखेंगे उन लोगों को आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितने बातचीत हो रही है, इस पर कितनी तनकीद हो रही है हिंदुस्तान के ऊपर। ये सोचना चाहिए उनको। नहीं देखिए, जीडीपी अगर 5% पे आ गया तो मैं बीजेपी को जो लोग वोट डाले उनसे पूछ रहा हूँ, अब आप नारे लगाइए हर हर मोदी के, मिठाई बांटिए, मुर्दाबाद ओवैसी बोलिए ना, आपने वोट डाला है। और बीजेपी खामोश क्यों है? कोई इतना सन्नाटा है बीजेपी में, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। 5.8 से 5% पे आ गया, कौन जिम्मेदार है इसका? नौकरी नहीं है, बिस्किट खरीदने की लोगों में इस्तात नहीं है, साबुन जो है वो कम पैसों में बिक रहा है, फैक्ट्रीज में 3-3 दिन का हॉलिडे पीरियड है, कई फैक्ट्रीज में लोगों की नौकरी चले गई, वो सब के सब अब जाने वाले हैं अपने अपने गाँवों को, हाँ, रूरल एरियाज में जाने वाले हैं। हाँ, अब आप बताइए, या रूरल इकोनॉमी में डिमांड क्राइसिस है, रूरल इकोनॉमी में जो लेबर का ब्यूरो का डेटा है, लेबर वेजेस में गिरावट हो चुकी है। अब आप बोलिए ना, अब क्यों नहीं बोलते बीजेपी के लोग? अब तो सिर्फ आप बात करेंगे सिर्फ कैसे तनाव पैदा किया जाए हिंदू और मुसलमान में। अरे भाई छोड़िए वो पुरानी पॉलिटिक्स, अब आप बताइए, इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला है, जीडीपी 5% पे आ चुका है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। कब तक आप लोगों को धोखा देते रहेंगे? और अगर आज जीडीपी 5% आया तो बीजेपी की नाहिली और उनकी नाकामी की वजह से है। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासत में एनआरसी के निफाज का पुरजोर मुतालबा किया और बताया कि हैदराबाद में पनाह गजीनों की तादाद में हालिया अरसे के दौरान बेतहाशा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने रियासत में 5000 रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी का एतराफ़ किया है। हैदराबाद के इलाके बालापुर में उनकी अक्सरियत सुकूनत पजीर है। राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया कि मजलिस इन पनाह गजीनों को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तरफा तमाशा यह है कि इस हकीकत के बावजूद तेलंगाना की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी दौरान रियासती बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने एक बयान में बताया कि रियासत में एनआरसी के निफाज के लिए बीजेपी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से नुमाइंदगी करेगी। नमस्कार मित्रों, एनआरसी द्वारा आसाम के गुवाहाटी में अंतिम सूची जारी कर दी गई है। कंटिन्यू चल रहा है? हाँ चल रहा है। नमस्कार मित्रों, एनआरसी द्वारा आसाम के गुवाहाटी में एक अंतिम सूची जारी कर दिया गया है। 3 करोड़ से अधिक लोगों के नामों में 19 लाख से अधिक लोगों का अता पता कोई नाम नहीं है। यानी कई लोग रोहिंग्या मुसलमान हमारे भारत देश में इल्लीगल रूप से छुपे हुए गुवाहाटी में, आसाम में। यह सिर्फ आसाम गुवाहाटी की बात नहीं, पूरे भारत देश में बंगाल हो सकता है, केरला हो सकता है, तेलंगाना हो सकता है, ऐसे कई राज्यों में इल्लीगल रूप से कई घुसपैठिए आज भारत देश में छुपे हुए हैं, जो भारत देश की सुरक्षा के लिए, यानी भारत देश को खतरा है, भारत देश की सुरक्षा को खतरा है। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना में भी एनआरसी लागू होने की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना में जिस प्रकार से, जैसे बालापुर, कंचनबाग, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां पर एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है, वो एरिया है, वहां पर 8000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान छुपे हुए हैं इल्लीगल रूप से। हाल ही में कई नेशनल मीडिया में भी इस इशू को उठाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ओवैसी के साथ साथ वहां के क्षेत्र के लोग, टीआरएस की सरकार के लोग 1000 में उन लोगों का आधार कार्ड बनवा रही है, वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है, उनका पासपोर्ट भी इल्लीगल रूप से बन रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। मैं अमित शाह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना की सुरक्षा के लिए तेलंगाना में भी एनआरसी गठित करें और जितने भी जो इल्लीगल रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान जो छुपे हुए तेलंगाना में, कोने कोने से इनको खदेड़ कर तेलंगाना से ही नहीं पूरे भारत देश से बाहर हका ले। मैं ये अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो डबल बेडरूम मकानात में 12% कोटा अखिलतों के लिए मुख्तस करे। सदर शोबा शेख सुहेल, पार्टी तर्जुमान से निजामुद्दीन और सिटी यूनिट के सदर समीर वलीउल्लाह पर मुश्तमिल एक वफद ने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि 70% मुसलमान किराए के घरों में रहते हैं, चुनाचे उन्हें हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाला मकानात में 12% डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएँ। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से मैं चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह साहब, रंगारेड्डी चेयरमैन रियाज साहब, PCC सेक्रेटरी साजिद शरीफ साहब, सैयद निजामुद्दीन स्पोक पर्सन, हम लोग तेलंगाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन के MD से मिलने आए थे कि अक्टूबर 15, 2015 में एक जियो पास किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि हैदराबाद अर्बन में 12% 2 BHK अलॉट किया जाएगा माइनॉरिटीज़ को और अर्बन रूरल में 7%। तो हम यहाँ पर MD से ये पूछने आए थे कि भाई ये काम 4 साल में कहाँ तक आए, ये काम किस मरहले तक पहुँचा है, काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, शुरू हुआ तो कहाँ तक आया है, और अगर से ये काम अंजाम तक पहुँच रहा है, मरहला जो है ख़त्म पे है, तो हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप जो है जो अर्बन में जो 12% देने का वादा किया है माइनॉरिटीज़ को वो 20% करे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ GHMC में ज़्यादा है। 2011 सेंसस के मुताबिक 40% GHMC में माइनॉरिटीज़ है और सुधीर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 43% माइनॉरिटीज़ किराए के घरों में रहते हैं। तो हम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट से MD से रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप अगर से 2 BHK का काम आपका कंप्लीट पे है, आपका वादा कंप्लीट हो रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप 20% हैदराबाद में 12% के बजाय 20% GHMC में माइनॉरिटीज़ को घर अलाउट करो। और रूरल में जैसे कि लास्ट जब आप गवर्नमेंट जियो पास करी थी, जब 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे और अब जो है 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो माइनॉरिटीज़ रेशियो पूरा उतल पुतल हो गया है। तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज माइनॉरिटीज़ को 10% रूरल में दीजिए और हैदराबाद में 20% दीजिए। 12% का वादा किए हैं आप
क्योंकि आपके वास्तु में 12% तो बैठता नहीं। 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ को देने का 2014 के इलेक्शन से बिफोर वादा किए थे, अभी तक दिए नहीं। अब ये 12% फिर कटाई में चले जाएगा, लिहाजा 20% इसको इंक्रीज करके हमारी रिक्वेस्ट थी, अगर से आप घर वाकई देना चाह रहे, आप वाकई घर बना रहे 2 BHK के, तो हैदराबाद में 20% माइनॉरिटीज़ को दीजिए, रूरल में 10% दीजिए। हम यही रिक्वेस्ट के साथ यही रिप्रेजेंटेशन देने आए थे। हम 27 तारीख से टाइम पूछ रहे हैं, ना हमको एमडी टाइम दे रहे, ना हमको हाउसिंग चेयरमैन उनका टाइम मिल रहा। आज हम जो है उनकी पेशी में रिप्रेजेंटेशन देकर मीडिया को आपके माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचा रहे। आप लोगों से इल्तिजा है, अगर ये लोग आपको मिले तो इनसे हमारी ये मांग, इनसे आप पूछ लीजिए। शुक्रिया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस से वाबस्ता 32 पुलिस ओहदेदारों को, जिन्हें एसीपी और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट पुलिस के ओहदों पर तरक्की मिली, तहनीत पेश की। इस सिलसिले में आज पुलिस कमिश्नरेट में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन M शिवा प्रसाद, ज्वाइंट कमिश्नर SB तरुण जोशी, ज्वाइंट कमिश्नर CCS अविनाश मोहंती, ज्वाइंट कमिश्नर ईस्ट जोन रमेश, ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद भी शरीक थे। अलवाल पुलिस ने चैन छीन लेने की वारदातों में मुलविस सिराज मोहन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तलाई चैन से भरा हुआ एक बैग और 5 बैग्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्मजा ने मीडिया को बताया कि राजमोहन मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में भी चैन छीन लेने की कई वारदातों में मुलविस था। उन्होंने बताया कि 4 दिन कबल हुई वारदात के बाद उन्होंने COT, CCS और अलवाल पुलिस पर मुश्तमिल 3 टीमें तश्कील दी थी, जिसकी सरकर्दगी मुताल्लिका इंस्पेक्टरों राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी और P यादगिरी ने की थी। అరౌండ్ 12 o'clockకి ఒక చైన్ స్నాచింగ్ అయిందని చెప్పేసి మనకు రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. దాని మీద సబ్సిక్వెంట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేసి దాదాపు ఒక 10 టీమ్స్ డిఫరెంట్ టీమ్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ క్రమంలో మనకు స్నాచర్ పేరు రాజ్ మనోహర్, 27 years, రెసిడెంట్ ఆఫ్ భువనగిరి, నేటివ్ ఆఫ్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ మాచవరం విలేజ్, ఆ గ్రామస్తులు ఈ అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఇతన్ని బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ టీమ్ వర్క్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్, SOT అండ్ CCS ఆఫ్ సైబరాబాద్ పోలీస్, అన్ని వింగ్స్ కూడా కోఆర్డినేటెడ్గా వర్క్ చేయడం వల్ల ఇమీడియట్గా మనము ఒక 4 daysలోనే ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కేసుతో పాటు ఇంకొకటి మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక చైన్ స్నాచింగ్ కూడా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇతను ఇప్పటి వరకు ఒక 2 cases చేశారు. బేసిక్గా ఇతను ఒక ర్యాపిడ్ బైక్ డ్రైవర్, అంటే ఈ ఊబర్ టైప్లో ఉన్న ఈ బైక్స్ అన్నీ కూడా ఆన్ కాల్ వెళ్ళి ప్యాసింజర్స్ని పిక్ చేసుకొని డ్రాప్ చేయడం డెస్టినేషన్స్లో, అలాంటి జాబ్ చేస్తున్నారు. సో ఇతను ఫర్ ఈజీ మనీ, పెళ్ళయింది, పాప ఉంది, భార్య పుట్టింట్లో ఉంది, సో అదర్ ఖర్చులకు కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఖర్చుల్లో కేవలం ఈజీ మనీ గురించి ఈజీగా కూడా యూట్యూబ్స్ ద్వారా లేకుండా మనం సర్క్యులేట్ చేసేటువంటి ఈ వీడియోస్ ద్వారా చూసి అది నేర్చుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో ఈ క్రమంలో మనకు పట్టుబడ్డాడు. ఇతన్ని ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 2 కేసెస్కి సంబంధించి 2 చైన్స్ కూడా ఇంటాక్ట్ మనకు పొజిషన్లో దొరికాయి. అవి కూడా ప్రాపర్టీ రికవరీ పంచనామా చేసి తర్వాత కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ప్రాపర్టీ ఎంత? మన అల్వాల్ కేసులో అయితే 5 తులాలు, మల్కాజ్గిరి కేసులో ఉంటుంది 2 తులాస్. బైక్ ఏమన్నా? అతని ఓన్ బైక్ అతని పేరు మీదనే ఉంది. బైక్ని కూడా మనం సీజ్ చేశాము. సో ఇతని మెయిన్ ఏంటంటే అఫెన్స్ చేసే క్రమంలో ఒక సింగిల్ ఓల్డ్ లేడీ అలాంటి వాళ్ళని చూస్ చేసుకోవడము, వాళ్ళ దగ్గరగా వెళ్ళి రూట్ ఎట్లా అని చెప్పి అడగడం, ఆ క్రమంలోనే వెనక ఉన్నటువంటి నెంబర్ ప్లేట్ ముందు తీసేయడము, వెనక వచ్చేసి బెంచ్ చేయడం కానీ తీసేయడం కానీ జరుగుతూ చేస్తున్నారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎస్పెషల్లీ ది కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ బై ది ఆల్ వింగ్స్ ఆఫ్ సైబరాబాద్ పోలీస్ ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా ఆఖరికి పట్టుబడ్డారు.
ఇక్కడ పట్టుకోడు ఇది ఎక్కడ పట్టుకున్నారు అక్కడ పట్టుకో సో ఇది గోల్నాథ్ ఒకడైనా ఇతనితో ఇంకెవరైనా ఇతని వరకు ఒక్కడే ఇతను ఇప్పుడు మళ్ళీ మన పోలీస్ కస్టడీ తీసుకున్న తర్వాత ఈ అఫెన్స్ అయిన తర్వాత ఇతను ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యాడు మరి ఎవరికి ఇచ్చాడు ఏంటి ఆ మధ్యలో ఆ మిస్సింగ్ లింక్స్ అన్నీ కూడా మనం చేయాల్సింది हैदराबाद में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने आज किले गोलकुंडा और 7 गुंबदों का दौरा किया। उन्होंने कुतुबशाही दौर में तामीर इन तारीखी इमारतों के फन की सिताइश की। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आलमी सियासत और माली व तिजारती इदारों में दरकार इस्लाहात लाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इन इदारों को ज़मीनी हकीकत के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। वेंकैया नायडू आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एक मुज़ाकरे में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मौसम की तब्दीली, टेक्नोलॉजी, तिजारती तनाज़ात और दहशतगर्दी को एक आम चैलेंज समझते हुए इससे निपटने के लिए एक निज़ाम या मेकानिज़म की वकालत करता है। उन्होंने कहा कि इन उम्र पर तमाम ममालिक को एक आवाज़ होकर हमारुखी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के 1/6 आबादी की नुमाइंदगी करता है और उसे सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए और इसका ये मुतालबा वाजबी भी है। ममलिकती वज़ीर ख़ारिजा वी मुरलीधरन, रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर इंडस्ट्रीज गौतम रेड्डी और वज़ारत ख़ारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी पी हरीशा वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। That is the purpose, transforming the country, transforming the world. So this is also being appreciated, and the economic progress we are making on account of reforms, there will be some ups and downs. There may be temporary setback and there may be little pain. I always say temporary pain for long-term gain. The temporary pain is for long-term gain. India is poised to become the 3rd largest economy in the world. This is not what we are saying. World Bank, World Economic Forum, International Monetary Fund, Asian Development Bank, Moody's ratings, not Modi's ratings, Moody's ratings. Everybody is indicating that if India moves with the same speed and velocity and take everyone along with them and the reform process continues, it will become the 3rd largest economy. That's why when I went around, I found everywhere newfound enthusiasm. In addition to this, as Dean was telling, there is so much attraction towards 3 C's of India. 3 C's. 1, culture. 2nd, cinema. 3rd, cuisine. These are very popular across the globe. I was there just 1 week back in Baltic countries, Lithuania, Latvia and also Estonia. Small countries, 28 lakhs, 20 lakhs,
40 lakhs population. Beautiful countries. They are not only beautiful, but they are also dutiful. They are doing their duty well. So they will become mightyful undoubtedly, because they are combining all these things together. There also everywhere people are talking about our culture, people are talking about our cinema. They are saying, sir, we want Bollywood to come and shoot in our countries. And some people are enthusiastically showing, in one of the countries, the head of the country was showing, sir, Sukumarudu cinema is produced here in our place. And Sukumarudu is a Telugu cinema. So that much importance they are giving. And the cuisine, our food is popular everywhere. The heads of the states are talking about Indian food. It's a different matter. Some of our youth are taking to other food, changing food habits, going for packed food, pizza, burger and all, little number of food, which is not good for the health. They should understand that also. Because people talk of instant food. Instant food means constant disease. This has to be understood by one and all. Food cannot be instant at all. It has to be cooked properly. Our forefathers for thousands of years, they have experienced food according to region, according to season. What we call in our local parlance is Rutu and Batti. Food used to be prescribed. So we have wonderful food. We need not run after other food, junk food, and also these two things which are agitating. We have to take care of these two things. One is the society itself has to take, one is the sedentary lifestyle changes. That's why the Prime Minister yesterday gave a call, fitness. Fitness is the need of the hour. Second thing is about food habits also. This is also equal. You go through magazines, international magazines, particularly American magazines. The way these non-communicable diseases are spreading, one of the reasons is food habits. So we have to take care of it, though it's not directly connected, but it is connected with the health of the nation. If you are a healthy nation, then you will become a wealthy nation. If you are a wealthy nation, there is no guarantee that you will be a healthy nation. Even if you are wealthy, there is no guarantee that you can eat Pulareddy sweets or Hyderabad dum biryani. You can't enjoy it. बैडमिंटन के आलमी मुकाबले में चैंपियनशिप का एजाज हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने आज नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वेंकैया नायडू ने सिंधु को मुबारकबाद दी और कहा कि सिंधु पर पूरे मुल्क को फख्र है। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने वज़ीर आज़म की फिट इंडिया तहरीक की सिताइश की और कहा कि सारे अमराज का हल है। अच्छी ग़िज़ा और अच्छी सेहत के उसूलों पर कारबंद रहें तो बीमारियां खुद बहुत खत्म हो जाती हैं। इस मुलाकात के मौके पर पीवी सिंधु के वालिदैन भी मौजूद थे। I am extremely happy to receive Sindhu and her parents after her successful winning the first gold medal. I would like to congratulate her for this historic win. And she is a pride of our nation. And she is a great inspiration for the budding sportsmen and women across the country. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।